खबरों में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियों पर डाल लेते हैं नजर। महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोस्ट बजट वेबिनार को किया संबोधित। कहा, इस वर्ष का बजट वुमेन लीड डेवलपमेंट के प्रयासों को देगा नई गति। पीएम ने कहा, इस बार की G20 बैठकों में भी इसको दी गई है विशेष जगह। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच नई दिल्ली में वार्षिक शिखर सम्मेलन। दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश, रक्षा, शिक्षा और नवीकरणीय ऊर्जा सहित कई प्रमुख विषयों पर चर्चा जारी। आपदा के जोखिम को कम करने के उपायों पर आज से शुरू होगी राष्ट्रीय मंच के तीसरे सत्र की बैठक। पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। विषय है जलवायु संकट से निपटने की स्थानीय क्षमता। नौकरी के बदले जमीन मामले में लालू यादव के करीबियों पर दिल्ली और पटना में कई जगहों पर ईडी की छापेमारी। पटना में लालू के करीबी आरजेडी विधायक अबू दोजाना के घर ईडी रेड। और भारत ऑस्ट्रेलिया अहमदाबाद टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल जारी। ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी में स्कोर 300 रन के पार। सीरीज में भारत 2-1 से है आगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण विषय पर वेबिनार के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, देश बीते 9 वर्षों में वुमेन लेड डेवलपमेंट के विजन को लेकर आगे बढ़ा है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष का बजट भी वुमेन लेड डेवलपमेंट के प्रयासों को गति देगा। बीते 9 वर्षों में देश विमेन लेड डेवलपमेंट के विजन को लेकर आगे बढ़ा है। भारत ने अपने बीते वर्षों के अनुभव को देखते हुए विमेन डेवलपमेंट से विमेन लेड डेवलपमेंट के प्रयासों को वैश्विक मंच पर भी ले जाने का प्रयास किया है। इस बार भारत की अध्यक्षता में हो रही G20 की बैठकों में भी ये विषय प्रमुखता से छाया हुआ है। इस वर्ष का बजट भी विमेन लेड डेवलपमेंट के इन प्रयासों को नई गति देगा और इसमें आप सभी की बहुत बड़ी भूमिका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आज महिलाएं हर क्षेत्र में अपना परचम लहरा रही हैं। उन्होंने कहा कि भारत में महिलाओं की केवल भागीदारी ही नहीं बढ़ी है, बल्कि वो हर क्षेत्र में आगे आकर नेतृत्व कर रही हैं। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने जिस प्रकार विमेन एम्पावरमेंट के लिए काम किया है, आज उसके परिणाम नजर आने लगे हैं। आज हम देख रहे हैं कि भारत में पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या बढ़ रही है। पिछले 9-10 वर्षों में हाई स्कूल या उसके आगे की पढ़ाई करने वाली लड़कियों की संख्या 3 गुना बढ़ी है। भारत में साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ्स में लड़कियों का एनरोलमेंट आज 43% तक पहुंच चुका है और ये समृद्ध देश, विकसित देश, अमेरिका हो, यूके हो, जर्मनी हो, इन सबसे भी ज्यादा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज भारत में ऐसे अनेक क्षेत्र हैं जिनमें महिला शक्ति का सामर्थ्य नजर आता है। पीएम ने कहा, नारी शक्ति की संकल्प शक्ति, उनकी इच्छा शक्ति निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में अहम भूमिका निभाती है। नारी शक्ति की संकल्प शक्ति, इच्छा शक्ति, उनकी कल्पना शक्ति,
उनकी निर्णय शक्ति, त्वरित फैसले लेने का उनका सामर्थ्य, निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उनकी तपस्या, उनके परिश्रम की पराकाष्ठा, ये हमारी मातृशक्ति की पहचान है। ये एक प्रतिबिंब है। जब हम विमेन लेड डेवलपमेंट कहते हैं, तब उसका आधार यही शक्तियां हैं। मां भारती का उज्जवल भविष्य सुनिश्चित करने में नारी शक्ति का यह सामर्थ्य भारत की अनमोल शक्ति है। यही शक्ति समूह इस शताब्दी में भारत के स्केल और स्पीड को बढ़ाने में बहुत बड़ी भूमिका निभा रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जिन करोड़ों लोगों को मुद्रा लोन दिए गए हैं, उनमें से करीब 70% लाभार्थी देश की महिलाएं हैं। ये महिलाएं घरेलू आय को मजबूत करने के साथ साथ देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में योगदान दे रही हैं। आज भारत में ऐसे अनेक क्षेत्र हैं जिनमें महिला शक्ति का सामर्थ्य नजर आता है। जिन करोड़ों लोगों को मुद्रा लोन दिए गए, उनमें से करीब 70% लाभार्थी देश की महिलाएं हैं। ये करोड़ों महिलाएं अपने परिवार की आय ही नहीं बढ़ा रही हैं, बल्कि अर्थव्यवस्था के नए आयाम भी खोल रही है। पीएम ने कहा, इस बार के बजट में पीएम आवास योजना के लिए करीब 80,000 करोड़ रुपए रखे गए हैं। उन्होंने कहा कि भारत में बीते वर्षों में पीएम आवास योजना के तहत 3 करोड़ से अधिक घर बने हैं और उसमें भी अधिकतर महिलाओं के नाम हैं। इस बार के बजट में पीएम आवास योजना के लिए करीब 80,000 करोड़ रुपए रखे गए हैं। ये राशि देश की लाखों महिलाओं के लिए घर बनाने में काम आएगी। भारत में बीते वर्षों में पीएम आवास योजना के जो 3 करोड़ से अधिक घर बने हैं, उनमें से अधिकांश महिलाओं के ही नाम है। पीएम ने अपने संबोधन में कहा कि सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़कर करोड़ों महिलाएं परिवार की आय के साथ अर्थव्यवस्था के नए आयाम खोल रही हैं। उन्होंने कहा, बीते 9 वर्षों में 7 करोड़ से ज्यादा महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप में शामिल हुई हैं। आज देश में 5 में से 1 नॉन फार्म बिजनेस महिलाएं संभाल रही हैं। बीते 9 वर्षों में 7 करोड़ से ज्यादा महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप में शामिल हुई हैं और वो अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रही हैं। ये करोड़ों महिलाएं कितना वैल्यू क्रिएशन कर रही हैं, और इसका अंदाज आपको इनकी कैपिटल रिक्वायरमेंट से भी लगा सकते हैं। 9 वर्षों में इन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ने 6.25 लाख करोड़ रुपए का लोन लिया है। ये महिलाएं केवल छोटी एंटरप्रेन्योर ही नहीं है, बल्कि ये ग्राउंड पर सक्षम रिसोर्स पर्सन का काम भी कर रही है। पीएम ने कहा, जब हमारी बेटियां सेना में जाकर देश की सुरक्षा करती दिखाई देती हैं, राफेल उड़ाती दिखाई देती हैं, तो उनसे जुड़ी सोच भी बदलती है। पीएम ने कहा, महिलाओं का सम्मान बढ़ाकर और समानता का भाव बढ़ाकर ही भारत तेजी से आगे बढ़ सकता है। देश आज सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की भावना के साथ आगे बढ़ रहा है। जब हमारी बेटियां सेना में जाकर देश की सुरक्षा करती दिखाई देती हैं, राफेल उड़ाती दिखाई देती हैं, तो उनसे जुड़ी सोच भी बदलती है। जब महिलाएं एंटरप्रेन्योर्स बनती हैं, फैसले लेती हैं,
रिस्क लेती है तो उनसे जुड़ी सोच भी बदलती है। अभी कुछ दिन पहले ही नागालैंड में पहली बार 2 महिलाएं विधायक बनी हैं, उनमें से एक को मंत्री भी बनाया गया है। महिलाओं का सम्मान बढ़ाकर, समानता का भाव बढ़ाकर ही भारत तेजी से आगे बढ़ सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण प्लेटफॉर्म NPDRR के तीसरे सत्र का उद्घाटन करेंगे। इसका विषय जलवायु संकट से निपटने की स्थानीय क्षमता है। यहां होने वाली चर्चा के दौरान मंत्रालयों, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों, शहरी और ग्रामीण स्थानीय निकायों, शैक्षणिक संस्थान, गैर सरकारी संगठन, PSU और समुदायों के बीच आपदा प्रबंधन से जुड़ी कार्य प्रणालियों को मुख्यधारा में लाने में मदद मिलेगी। गृह मंत्रालय, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान की ओर से संयुक्त रूप से आयोजित NPDRR में शामिल होंगे। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में NPDRR एक राष्ट्रीय मंच है। इसका पहला सत्र 2013 और दूसरा 2017 में आयोजित किया गया था। इस साल होने वाली इस बैठक में विचार विमर्श के बाद सरकार को वर्ष 2030 तक भारत को आपदा प्रतिरोधी बनाने में मदद मिलेगी। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री आज सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के विजेताओं को सम्मानित करेंगे। NPDRR में केंद्रीय मंत्रियों, राज्यों के आपदा प्रबंधन मंत्रियों, सांसदों, स्थानीय निकायों के प्रमुखों, विशिष्ट आपदा प्रबंधन एजेंसियों के प्रमुख, शिक्षाविद, निजी क्षेत्र के संगठनों, मीडिया और नागरिक समाज संगठनों के प्रतिनिधियों सहित 1000 से अधिक विशिष्ट अतिथि शामिल होंगे। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच आज नई दिल्ली में वार्षिक शिखर सम्मेलन चल रहा है। इस सम्मेलन में दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश, रक्षा, शिक्षा और नवीकरणीय ऊर्जा सहित कई अहम विषयों पर चर्चा हो रही है। दोनों देशों के बीच कई समझौते पर भी हस्ताक्षर होने की संभावना है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण संबंध हैं। पिछले साल दोनों देशों ने एक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। 2021 और 22 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार लगभग $27 बिलियन का था। उम्मीद है कि इस व्यापार समझौते से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 2035 तक 45 से $50 बिलियन तक पहुंच जाएगा। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज का आज राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री का गर्मजोशी से स्वागत किया। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया और भारत बहुत अच्छे दोस्त हैं। हम भारत के साथ आर्थिक और सुरक्षा संबंधों को मजबूत करना चाहते हैं। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने राजघाट पहुंचकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री ने आगंतुक पुस्तिका में अपने विचार भी साझा किए। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।
50,000 एडवांस। पर इतना कैश तो हम नहीं लाए। और आज बैंक भी बंद है। इलाज है डिजिटल पेमेंट का आसान सा ढूंढ। लेकिन अरे घबराइए मत, सावधानी के साथ करेंगे तो कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। फोन लाइए मुझे, यहाँ फोन लगाइए। डिजिटल पेमेंट से लेन देन हो सकता है आसान, सुरक्षित और तेज। मैंने तो इन्हें डिजिटल पेमेंट सिखा दिया है आपने, क्योंकि आरबीआई कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। पता है, लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कॉल सेंटर का स्टेडी जॉब क्यों छोड़ा। आई वॉन्टेड मोर आउट ऑफ लाइफ। बस मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया। जानना चाहोगे कैसे? देन स्टार्ट अप योर ओन बिजनेस एज एन LIC एजेंट। यहाँ सब कुछ है, ग्रेट प्रोडक्ट्स, जीरो इन्वेस्टमेंट, लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज। तो क्या आप तैयार हैं? LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अहमदाबाद नगर निगम और अहमदाबाद शहरी विकास प्राधिकरण के विभिन्न विकास कार्यों का उन्होंने लोकार्पण किया। और दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को आज ईडी की ओर से अदालत में पेश किया जाएगा। ईडी की कोशिश है कि वो अदालत से सिसोदिया को रिमांड पर ले ताकि उनसे सवालों के जवाब लिए जा सकें। दिल्ली शराब नीति में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों को लेकर ईडी ने सिसोदिया को गिरफ्तार किया है। ईडी के अधिकारियों के मुताबिक सिसोदिया अपने जवाब में टालमटोल कर रहे थे और जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे। सीबीआई पहले ही सिसोदिया को गिरफ्तार कर चुकी है और फिलहाल वो तिहाड़ जेल में बंद हैं। कल जब जेल में ही ईडी उनसे पूछताछ के लिए पहुंची तो सवाल जवाब का दौर शुरू हुआ। फिर ईडी की ओर से उनकी गिरफ्तारी दिखाई गई। सिसोदिया पहले से ही दिल्ली शराब पॉलिसी में कथित भ्रष्टाचार के मामले में 26 फरवरी को गिरफ्तार किए जाने के बाद से तिहाड़ में बंद हैं। वहीं दिल्ली आबकारी नीति मामले में बीआरएस नेता के कविता से ईडी कल पूछताछ करेगी। ईडी ने आबकारी नीति में कथित अनियमितताओं से जुड़े धन शोधन के मामले में कविता को सम्मन भेजकर दिल्ली में 9 मार्च को उपस्थित होने के लिए कहा था, लेकिन उन्होंने 11 मार्च को पेशी का अनुरोध किया था। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने के कविता समेत इस घोटाले के सभी आरोपियों पर निशाना साधा है। लूट शायद कम रह गई थी तो दिल्ली में भी लूट का कोई काम नहीं छोड़ा। और जो लोग भ्रष्टाचार में शामिल हैं, जिन्होंने राज्य को तो कंगाल कर ही दिया है लूट लूट कर, वहां एक पार्टी की नहीं एक परिवार की सरकार चल रही है। अगर किसी के ऊपर इतने गंभीर आरोप शराब घोटाले के लगे जिसमें दिल्ली के उप मुख्यमंत्री गिरफ्तार किए गए हैं, अन्य लोगों को गिरफ्तार किया गया है, ये तो वही है कि घोटाला भी करते हैं और खुद ही अपने आप को ईमानदार भी बताते हैं, जजमेंट भी खुद ही सुनाने की बात करते हैं। क्या देश की कानून व्यवस्था पर उनका विश्वास खत्म हो गया है? उनको जांच में पूरा सहयोग देना चाहिए। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने विदेश में दिए गए राहुल गांधी के बयानों की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी विदेश शक्ति परस्त, माओवादी और जिहादियों की भाषा बोल रहे हैं और कांग्रेस पार्टी को उनके इन बयानों पर अपना पक्ष साफ करना चाहिए। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी विदेशी धरती पर भारत को बदनाम करने, तोड़ने और जहर फैलाने का काम कर रहे हैं। राहुल गांधी जी विदेशी शक्ति परस्त, माओवादियों और जिहादियों की भाषा बोल रहे हैं। वो विदेशी जमीन का इस्तेमाल भारत को बदनाम करने के लिए कर रहे हैं। वो कहते हैं लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश में भारत एक ऑक्यूपेशनल फोर्स है। ये मेरा सवाल कांग्रेस पार्टी से, खड़गे जी से, सोनिया गांधी जी से है, क्या वो राहुल गांधी की इन बयानों से सहमत हैं? ये दिखाता है कि कैसे कांग्रेस भारत को तोड़ने में, भारत में भ्रम फैलाने में और भारत की सेना का मनोबल गिराने में लगे हैं। विदेशी धरती, विदेशी दोस्त, विदेशी एजेंसियां का इस्तेमाल भारत के खिलाफ लगातार किया जा रहा है और ये सत्ता की प्राप्ति के लिए स्तर तक राहुल गांधी जी गिरेंगे, ये दुर्भाग्य है।
और केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने सिखों के साथ भी कभी न्याय नहीं किया। 1984 के दंगों में पीड़ित लोगों को भी भाजपा सरकार आने के बाद ही न्याय मिल रहा है। 1984 के दंगों की मुख्य आरोपी कांग्रेस पार्टी, जिसने हजारों सिखों की जान लेने का काम किया है। सिख न्याय के लिए 30 साल तक भागते रहे। मोदी जी की सरकार आई तब जाकर एसआईटी का गठन किया गया। यही नहीं, हेमकुंड साहब तक रोपवे बनाने की बात हो, करतारपुर कॉरिडोर खोलने की बात हो, गुरु ग्रंथ साहब अफगानिस्तान से वापस लाने की बात हो, सिखों को अफगानिस्तान से बाकी देशों से सुरक्षित बचाकर वापस लाने की बात हो, गुरुओं के 550वां प्रकाशोत्सव, गुरु नानक देव जी का 400वां प्रकाशोत्सव, गुरु तेग बहादुर जी का धूमधाम से मनाने का काम हो तो मोदी सरकार ने किया है। ये दुर्भाग्य है कि राहुल गांधी जी, सिखों के लिए तो आप कुछ कर नहीं पाए, दंगे करवाने का ही आपने काम किया है और आज आप जहर फैलाने का काम भी कर रहे हैं। और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज कर्नाटक के दौरे पर हैं। जेपी नड्डा का बेंगलुरु पहुंचने पर स्वागत किया गया। जेपी नड्डा आज भाजपा की विजय संकल्प रथ यात्रा में हिस्सा लेंगे। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक खबर वायरल हो रही है जिसमें दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार सभी पैन कार्ड धारक महिलाओं को 1 लाख की नकद राशि प्रदान कर रही है। इस दावे के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर भी लगाई गई है। वीडियो के थंब में लिखा है, पत्नी के पास पैन कार्ड है तो खाते में मिलेगी 1 लाख रुपए की नकद राशि। बड़ा मौका, करें आवेदन। योजना फॉर यू नामक यूट्यूब चैनल के एक वीडियो में यह दावा किया जा रहा है। अगर इस दावे की सच्चाई की बात करें तो ये दावा पूरी तरह से फर्जी है। पीआईबी फैक्ट चेक ने इस दावे का खंडन किया है। अपनी जांच पड़ताल के बाद लोगों को सावधान करते हुए पीआईबी फैक्ट चेक ने बताया कि केंद्र सरकार की तरफ से पैन कार्ड धारक महिलाओं के लिए ऐसी कोई भी योजना नहीं निकाली गई है। महिलाओं को 1 लाख रुपए देने को लेकर ये फर्जी जानकारी फैलाई जा रही है। पीआईबी ने ये भी इस दावे को भी खारिज किया है। अगर आपके मोबाइल में भी ऐसी कोई पोस्ट या फिर वीडियो आया है तो इस पर भरोसा ना करें। जब भी इस तरह की खबरें आती हैं तो सरकार की ओर से फौरन उसका जवाब दिया जाता है। इसके लिए आप भी संपर्क कर सकते हैं। फर्जी खबरों को की सच्चाई पता करने का रास्ता आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। नंबर भी दिया गया है। साथ ही आप ईमेल कर सकते हैं सोशल मीडिया @pib.gov.in पर। टेलीग्राम और ट्विटर के जरिए भी आप @PIB फैक्ट चेक के जरिए फर्जी खबरों का भांडाफोड़ कर सकते हैं। महाराष्ट्र के ठाणे में एक इमारत में भीषण आग लग गई है। मुंब्रा इलाके में स्थित एक निजी स्कूल से सटी इमारत में आग लगने की सूचना है। आग पर काबू पाने के लिए दमकल की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। ठाणे नगर निगम के अनुसार हादसे में किसी के हताहत होने की अभी तक कोई सूचना नहीं है। और यहां रुकूंगी एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ये हमारी दिल्ली जो कभी आबाद थी आज हमसे लूट ली गई। तुम्हारी किस्मत में वतन के लिए लड़ना लिखा है। जाओ जंग जारी रखो। एक वक्त खान हमारे पास भी है। न्यू जनरल एस्टल विल्सन। हमला! हिंदुस्तान जिंदाबाद! हर दिन हर पल बनती खबरें, बदलती दुनिया, हम लेकर आते हैं आपके लिए बड़ी खबरें, संपूर्ण कवरेज ताकि आप रहें खबरों के बीच हमारे साथ। मिड डे प्राइम हिंदी सोमवार से शुक्रवार दोपहर 1 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। ये हमारी दिल्ली जो कभी आबाद थी आज हमसे लूट ली गई। बादशाह हुजूर, शहर के हालात बिगड़ते जा रहे हैं। हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे फिरंगियों की चाल है ये। लेकिन ये हार नहीं, एक मुश्किल शुरुआत है। तुम्हारी किस्मत में वतन के लिए लड़ना लिखा है। हमला! हिंदुस्तान जिंदाबाद!
बार आपकी मुलाकात दो ऐसे विशेष मेहमानों से जो अपने जीवन साथियों के साथ रोशन कर रही है तेजस्विनी का मंच। नृत्य सिर्फ हाथ पैर चलाने का काम नहीं है, बहुत विधाएं हैं उसमें, तो सब विधा में मैं जाना चाहती थी। राजीव अगर मुझे नहीं सपोर्ट करते तो शायद मुश्किल होता। मैं सबसे बड़ा फैन रहा हूँ, बट ऑल्सो उनका सबसे कठोर आलोचक भी मैं हूँ, तो ये दोनों को लेके मैं गीता को सपोर्ट करता हूँ। इनकी कृतज्ञ हूँ, उस समय तक लगातार इमोशनल सपोर्ट देते रहे जब तक इनका यहाँ सिलेक्शन नहीं हुआ। मुझे लगता था कि इनमें पोटेंशियल है, इनको टैलेंट है, इनको लिखना चाहिए, इसमें इनको आई शुड नॉट बी अ हिंड्रेंस। तो मैंने इतना ही किया है कि मैं कभी ब्लॉक नहीं किया इनको किसी भी तरीके से। देखिएगा तेजस्विनी का ये विशेष अंक मेरे साथ शनिवार रात 9:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। और आज सशस्त्र सीमा बल की 59वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। इस अवसर पर लखीमपुर खीरी स्थित एसएसबी की 3री बटालियन में वर्षगांठ समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में वर्षगांठ परेड का आयोजन किया गया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। वहीं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीआईएसएफ कर्मियों को उनके स्थापना दिवस पर शुभकामनाएं दी। पीएम ने ट्वीट के माध्यम से कहा, सीआईएसएफ कर्मियों को स्थापना दिवस की शुभकामनाएं। हमारे सुरक्षा तंत्र में सीआईएसएफ की महत्वपूर्ण भूमिका है। वे महत्वपूर्ण और रणनीतिक बुनियादी ढांचे सहित प्रमुख स्थानों पर 2400 घंटे सुरक्षा मुहैया कराते हैं। सीआईएसएफ कर्मियों को उनके पेशेवर दृष्टिकोण और कड़ी मेहनत के लिए जाना जाता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीआईएसएफ के कर्मियों को स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। अमित शाह ने ट्वीट करते हुए कहा कि सीआईएसएफ के कर्मियों को स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ये भारत के महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे और सार्वजनिक स्थानों को सुरक्षित करने में सहायक रहे हैं। राष्ट्र की सुरक्षा के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता को सलाम करता हूं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीआईएसएफ कर्मियों को उनके स्थापना दिवस पर शुभकामनाएं दी हैं। रक्षा मंत्री ने ट्वीट करते हुए कहा कि सीआईएसएफ कर्मियों और उनके परिवारों को स्थापना दिवस की बधाई। सीआईएसएफ अपने व्यावसायिकता और क्षमता के लिए जाना जाता है। ये बल भारत की सामरिक प्रतिष्ठानों को सुरक्षित करने में बेहतरीन योगदान देता है। और हाल ही में मीडिया में राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद NAAC में मान्यता देने की प्रक्रिया में विसंगतियों के बारे में कुछ खबरें आई थीं। इस पर परिषद ने मीडिया में उठाए गए संदेहों को लेकर कहा है कि मीडिया में प्रस्तुत CAG की रिपोर्ट अंतिम नहीं है। राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद ने कहा कि मान्यता प्रदान करने को लेकर निदेशक द्वारा CAG को 8 फरवरी 2023 को भेजे गए मसौदा अनुपालन उत्तर अभी भी CAG के समक्ष विचाराधीन है। इसके साथ ही CAG के कार्यालय ने कुछ बदलावों का भी सुझाव दिया है, जिन्हें शामिल किया जा रहा है और एक संशोधित मसौदा तैयार किया जा रहा है। नौकरी के बदले जमीन घोटाले में लालू प्रसाद यादव के परिवार और उनके करीबियों पर कानून प्रवर्तन एजेंसियों पर का शिकंजा कसता जा रहा है। जहां कुछ दिनों से सीबीआई ने लालू प्रसाद, पत्नी राबड़ी देवी, बेटी मीसा भारती सहित कुछ करीबियों से पूछताछ की है, तो वहीं अब ईडी ने भी लालू परिवार के करीबी रहे पूर्व विधायक अबू दोजाना के घर पर छापेमारी की है। बताया जा रहा है कि पटना में आरजेडी नेता के घर पर ईडी की रेड चल रही है। ईडी ने राजद नेता अबू दोजाना के घर पर छापेमारी की है। फुलवारी शरीफ के हारून नगर में ईडी की छापेमारी चल रही है। सूत्रों के अनुसार अबू दोजाना राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के काफी करीब माने जाते हैं। वे लालू परिवार के पटना के सगुना मोड़ पर बनाए जा रहे बिहार के सबसे बड़े मॉल का काम देख रहे थे। अबू दोजाना पर लालू परिवार की कई और कारोबारी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप हैं।
वाहनों की ढुलाई से रेलवे रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर रहा है। भारतीय रेलवे ने पिछले 1 साल में ऑटोमोबाइल यातायात में 60% वृद्धि की है। परिवहन का एक स्वच्छ माध्यम होने के कारण रेलवे न केवल ऑटोमोबाइल उद्योग को बड़ी संख्या में वाहनों को लंबी दूरी तक के परिवहन में मदद करता है, बल्कि इन्हें कार्बन फुटप्रिंट को कम करने का भी अवसर देता है। केंद्र सरकार ने डिजिटल इंडिया एक्ट 2023 की औपचारिक रूपरेखा पेश की है। सरकार इंटरनेट बिचौलियों के लिए सेफ हार्बर प्रावधान को हटाने पर विचार कर रही है। मसौदा अप्रैल में आ सकता है और संसद में अंतिम मंजूरी के लिए पेश किए जाने से पहले लगभग 45 से 60 दिनों के लिए इसे सार्वजनिक विमर्श के अन्य चरणों से भी गुजरना होगा। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने प्रधानमंत्री को बदनाम करने के लिए विदेशी मीडिया को जमकर फटकार लगाई है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ दुष्प्रचार फैलाने का आरोप लगाया। अनुराग ठाकुर ने कहा कि अमेरिकी अंग्रेजी दैनिक अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने भारत के बारे में कुछ भी प्रकाशित करते समय तटस्थता को बहुत पहले छोड़ दिया था। कश्मीर में प्रेस की स्वतंत्रता पर न्यूयॉर्क टाइम्स की तथाकथित राय भारत और उसके लोकतांत्रिक संस्थानों व मूल्यों के बारे में उसके दुष्प्रचार का भाग है। कश्मीर में प्रेस की आज़ादी पर न्यूयॉर्क टाइम्स का लेख शरारती और काल्पनिक है। उन्होंने कहा कि इस रिपोर्ट का मकसद भारत और उसके लोकतांत्रिक संस्थानों और मूल्यों के बारे में प्रोपेगेंडा फैलाना है। भारतीय ऐसी मानसिकता को अपना निर्णायक एजेंडा नहीं चलाने देंगे। उन्होंने बताया कि न्यूयॉर्क टाइम्स और कुछ अन्य एक ही मानसिकता वाली विदेशी मीडिया की तरफ से भारत और हमारे लोकतांत्रिक रूप से चुने गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में झूठ फैलाया जा रहा है। ऐसा झूठ ज्यादा दिन नहीं चल सकता। अनुराग ठाकुर ने कहा कि भारत में प्रेस की स्वतंत्रता मौलिक अधिकारों की तरह ही पवित्र है और भारत में लोकतंत्र और हम लोग बेहद परिपक्व हैं। हमें ऐसे एजेंडे से चलने वाले मीडिया से लोकतंत्र का ग्रामर सीखने की जरूरत नहीं है। प्रेस की स्वतंत्रता के मद्देनजर कश्मीर को लेकर न्यूयॉर्क टाइम्स में छपा लेख केवल और केवल सफेद झूठ है और निंदनीय है। और यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। कब तक लंबी लाइनों में उम्र बिताइएगा? डिजिटल पेमेंट अपनाइए, चुटकी में हल पाइए। पुराने तरीके कब तक अपनाइएगा? डिजिटल पेमेंट बहुत आसान है। देखिए, चुटकी में पेमेंट चुकाइए। बटुआ ढूंढ रहे हैं? डिजिटल पेमेंट अपनाइए, कभी भी कहीं भी और सुरक्षित। हमने तो इन्हें डिजिटल पेमेंट करना सिखा दिया है। आपने? आरबीआई कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। भारत के पहाड़ी इलाकों में जिस प्रकार तापमान बढ़ रहा है, गर्मी की बीमारी से बचने के लिए सावधानियां आवश्यक है। टीवी, रेडियो, अखबार और मोबाइल फोन पर गर्मी की चेतावनी का ध्यान रखें। अधिक पानी और प्राकृतिक तरल पिए। शराब, चाय, कॉफी और सॉफ्ट ड्रिंक्स टालें। काम ठंडे समय पर करें और दिन के सबसे गर्म समय 12 से 3 आराम करें। पशुओं को छाया वाली जगह में रखें और पर्याप्त पानी दें। केवल ताज़ा बना खाना खाएं। ताज़े फल और सब्जियां अधिक खाएं। गर्मी की बीमारी के लक्षण पहचानें: कमजोरी, चक्कर, जी मिचलाना, अत्याधिक पसीना, ऐंठन, भ्रम, तेज सांसें, बेहोशी। तबीयत खराब होने पर प्राथमिक चिकित्सा लें और 108 या अन्य एम्बुलेंस सेवा बुलाएं या अस्पताल जाएं। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। NDMA एवं IIPHG द्वारा जनहित में जारी। कब तक आप ऐसे फ्यूचर का टेंशन लेकर चलते रहेंगे? LIC के न्यू पेंशन प्लस के साथ अपनी पेंशन का प्लान बनाइए, क्योंकि ये प्लान आपके फ्यूचर के लिए मार्केट लिंक्ड वेल्थ क्रिएट करता है। और तो और इस प्लान में गारंटीड एडिशंस के साथ पेंशन पाने के कई ऑप्शंस भी हैं, सो दैट यू ग्रो यंग एंड टेंशन फ्री। LIC, हर पल आपके साथ।
हर दिन हर पल बनती खबरें, बदलती दुनिया, हम लेकर आते हैं आपके लिए बड़ी खबरें, संपूर्ण कवरेज ताकि आप रहें खबरों के बीच हमारे साथ। मिड डे प्राइम हिंदी सोमवार से शुक्रवार दोपहर 1 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। यूट्यूब देख रहे हैं, मैं हूं अशोक किरवा। कोई फैक्ट चेकर नहीं चाहता है कि राज्य मुसलमान आज गर्मियों सवाल है। आसान नहीं होता सच के लिए लड़ना। जिसकी आवाज कोई नहीं बनेगा, उसकी आवाज हम बने। जो डर जाते हैं वो झूठ से कहां टकराते हैं। जो गरीब के स्कूल में, गरीब के स्वास्थ्य के लिए खर्च होना चाहिए, वो लूट कर इन्होंने अमीर ठेकेदारों को दे दिया। सच को जानना हो तो झूठ पर करना होता है प्रहार, हर बार बार बार। मैंने आपसे पूछा, आपने ठीक है नहीं कहा ना आपने। और कोई मुद्दा नहीं है तो सोनिया गांधी की गुडबुक में मैं अपना नाम गोल्डन अक्षरों में कैसे दाखिल करूं? इसलिए न फेक न्यूज न झूठ, हमेशा सच के साथ 2-2। देखिए मेरे साथ 2-2 सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। के बाद स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर भाग लिया। राष्ट्रपति ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने सराहनीय काम किया है। आशा है कि भविष्य में भी ये शिक्षण संस्थान ऐसे ही ज्ञान का दीप प्रज्वलित करता रहेगा। कार्यक्रम में राष्ट्रपति के अलावा केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान सहित कई गणमान्य हस्तियों ने भाग लिया। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2022 के नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क के तहत जेएनयू को देश के विश्वविद्यालय में द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि इस रैंकिंग के तहत वर्ष 2017 से जेएनयू लगातार द्वितीय स्थान पर बना हुआ है। हम भी आशा करते हैं कि ये द्वितीय स्थान प्रथम में बदल जाए। राष्ट्रपति ने कहा कि विश्वविद्यालय के छात्रों और शिक्षकों को विश्व समुदाय के लिए जलवायु परिवर्तन जैसी अनेक समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए। विश्वविद्यालय को विद्यार्थियों और शिक्षकों को पूरे विश्व समुदाय के बारे में चिंतन करना है। जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण, युद्ध और अशांति, आतंकवाद, महिलाओं की असुरक्षा तथा असमानता जैसी अनेक समस्याएं मानव समाज के समक्ष चुनौतियां प्रस्तुत कर रही है। इसके विषय में सचेत तथा सक्रिय रहना विश्वविद्यालय का दायित्व भी है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि भारत ज्ञान संपदा के लिए जाना जाता है। भारत ज्ञान की पूंजी रहा है। भारत एक पुरानी सभ्यता है। इस सिविलाइजेशनल प्रवास में सदैव भारत की पूंजी अपनी ज्ञान पुंज रहा है, नॉलेज रिपोजिटरी रहा है। भारत की परिचय, भारत की ताकत संपदा से ज्यादा भारत की ज्ञान संपदा के लिए ख्याति है। जर्मनी के हैम्बर्ग शहर में एक गिरजाघर में गोलीबारी की घटना सामने आई है। हमले में 6 लोग मारे गए और कई लोग घायल हुए हैं। हैम्बर्ग पुलिस ने कहा कि हमले के कारणों की जांच जारी है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपी को पकड़ने में जुटी हुई है। घटनास्थल पर बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों को मौके पर तैनात किया गया है। जर्मनी की एक समाचार एजेंसी ने कहा कि गोलीबारी की घटना के बाद आसपास के सड़कों को बंद कर दिया गया है।
हैम्बर्ग के मेयर ने हमले में मारे गए लोगों के प्रति गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है। और सीधे रुक करेंगे राजधानी दिल्ली के बीजेपी हेडक्वार्टर्स, जहां पर एक प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता। धरना देकर बैठी हुई हैं, उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ, उन्हें पिने चुबाई गई, उनके साथ बदसलूकी हुई, सड़कों पर घसीटा गया और कल रात को 3 बजे उन्हें उठाकर पुलिस स्टेशन ले जाया गया। आखिर ऐसा क्या मांग रही हैं वीरांगनाएं, और ऐसी क्या बात है कि राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री उनसे मिलने से मना कर रहे हैं? राजस्थान के मुख्यमंत्री को ऐसा क्या डर है, क्या क्या भय है उनको इन वीरांगनाओं से, इन बलिदान परिवारों से? मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं और उस वीडियो के बाद में बाकी पूरी बातें विस्तार से मैं करूंगा। यह वीडियो है जब पुलवामा के बलिदानी रोहिताश लांबा की अंत्येष्टि हो रही है और मुख्यमंत्री द्वारा भेजे गए मंत्री वहां पर वादे कर रहे हैं। लाइट ऑफ करिए सामने। उसके बाद भी पैकेज को डबल किया गया। इनमें छोटा भाई है, परिवार के जो लोग चाहेंगे आखिरी बात में, जिसमें व्यक्ति का नाम देंगे उसको नौकरी देंगे। स्कूल का नाम आता फिर इकलौता नाम भी नाम से होगा और बच्चों की शिक्षा फ्री होगी, रोड में जो फ्री पास हुई, इस सारे पैकेज की घोषणा राखू। ये पहला केस है जिसको डबल किया गया। मैंने इसे यहीं पर ही रुकवा दिया है। कारण यह है, अब मुख्यमंत्री 2-2 बार ट्वीट कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं, हिंदी में कर रहे हैं, अंग्रेजी में कर रहे हैं, जनता को कानून समझा रहे हैं। लेकिन जब पुलवामा का हमला हुआ और यह अंत्येष्टि हो रही थी वहां पर, जिस समय सिंपैथी वेव थी पूरे देश के अंदर, उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री के मंत्री वहां पर पहुंचकर उन्होंने जो वादे करे वो झूठे वादे थे। सबसे बड़ा प्रश्न है ये। आपके सामने उन्होंने कहा कि परिवार जिसका भी नाम लेगा उस व्यक्ति को हम नौकरी देंगे। ये वीडियो आपके हमने सोशल मीडिया पे भी डाला हुआ है और आपको हम फोन पे भी भेज रहे हैं। ये कांग्रेस पार्टी झूठी पार्टी है और झूठे वादे करती है। एक के बाद एक इनके वादे सारे झूठे साबित हो रहे हैं। यहां पे वीरांगनाओं को ऐसे समय पर इन्होंने झूठा वादा करा। अगर वादा करा है, मुख्यमंत्री साहब से सलाह लेकर वहां पे पहुंचे हैं उनके मंत्री, तो अपनी बात पर खरा उतरना चाहिए, उसको पूरा करना चाहिए। इसके लिए विशेष पैकेज अगर हुआ है तो विशेष इसके ऊपर कानून में बदलाव करना चाहिए पुलवामा के शहीदों के लिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब जब वीरांगनाएं अपना अधिकार मांग रही हैं तो उनके ऊपर लाठियां बरसाई जा रही हैं। और आखिर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ऐसी क्या चीज मांगी है वीरांगनाओं ने? एक जगह तीसरी मूर्ति लगाने का आग्रह कर रही है। तो एक ऐसा परिवार पूरे देश के अंदर जिसके नाम पर 400 से ज्यादा योजनाएं पूरे देश के अंदर है, गांधी परिवार, 400 से ज्यादा योजनाएं पूरे देश के अंदर हो सकती हैं एक परिवार की, लेकिन एक शहीद की मूर्ति, एक बलिदानी की मूर्ति तीसरी बार नहीं लग सकती, तीसरी जगह नहीं लग सकती। इतना ऐसा बड़ा क्या मांग लिया वीरांगनाओं ने? लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री जी मिलने को भी तैयार नहीं है। वो अब कानून की गुहार लगा रहे हैं, समझा रहे हैं सबको। रक्षा मंत्री जी ने, केंद्र के रक्षा मंत्री जी ने उनको फोन करके आग्रह कर दिया है कि आप मिलिए, परिवारों से मिल लीजिए, लेकिन नहीं। एक वीरांगना की तबीयत खराब होती है तो 108 एम्बुलेंस वहां पे पहुंचती है, लेकिन उसमें डॉक्टर नहीं होता, उसमें केवल नर्स है। क्योंकि कारण यह है कि परिवार को, वीरांगना को वहां से हटाना है, अस्पताल ले जाओ, लेकिन वहां से धरने के स्थल से हटा दो। ये झूठे वादे जो बार बार करे गए, उसके अंदर बेरोजगारी भत्ता का भी है। लाखों लोगों को बोला गया कि बेरोजगारी का भत्ता मिलेगा, लेकिन आज तक बहुत सारे नौजवान अभी भी इंतजार में हैं, उनको बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया गया। लोन वेवर की बात 1 से 10 तक की गिनती करी गई कि लोन सबके माफ हो जाएंगे, आज तक लोन माफ नहीं हुए। ये वही झूठी पार्टी है और ये वही झूठे वादे हैं। बेरोजगारी भत्ता तो बहुत दूर की बात है। इन्होंने तो
अधिकार से मेहनत करने वाले युवा जो नौकरी पा सकते हैं, उनके पेपर लीक हुए हैं राजस्थान के अंदर। 16 पेपर लीक हुए हैं और सीबीआई इंक्वायरी से भाग रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर आपको याद हो, एक रामकृपाल मीणा व्यक्ति, उसने बोला था कि अगर नाम निकलेंगे तो बहुत बड़े बड़े नाम निकलेंगे। उसको अभी तक खुला छोड़ रखा है। सीबीआई की जांच होगी तो सारे ऊपर से लेकर नीचे तक के सबके नाम उजागर हो जाएंगे। ये राजस्थान की ये हालत है। पेपर लीक के भी मामले में इन्होंने जिसको जिम्मेदारी दी वो राजीव गांधी स्टडी सर्कल को इन्होंने जिम्मेदारी। ये राजस्थान सरकार है जो वीरांगनाओं को तो अपमान करती है लेकिन तुष्टीकरण की राजनीति में कभी पीछे नहीं हटती। इन्होंने तुष्टीकरण में हर सीमा पार कर दी है। हिंदू त्योहारों पर राजस्थान में धारा 144 लगा दी जाती है, लेकिन विशेष वर्ग का अगर हैं लोग, भले ही और उपद्रवी हो चाहे कोई भी हो, उनके लिए खास तौर से प्रबंध करे जाते हैं। पीएफआई जब जुलूस निकालती है तो पुलिस की सुरक्षा में जुलूस निकाले जाते हैं। उनके लिए अभी तक कोई उपद्रवी विशेष वर्ग का अरेस्ट नहीं हुआ। शुल्क माफी रहती है उनके लिए। बिजली खास तौर से दी जाती है उनके त्योहारों पर, लेकिन बहुसंख्यक त्योहारों के लिए पाबंदियां लगाई जाती है। रामलीला के अंदर डीजे बंद कर दिया जाता है। होली पे पाबंदियां लगाई जाती हैं। पाठ पढ़ाए जाते हैं कि होली कैसे मनानी चाहिए। सीएम की रोजा की इफ्तार पार्टी के अंदर छबड़ा हिंसा का आसिफ दिखाई देता है। वहीं कृष्णा वाल्मीकि, योगेश जाटव, हरीश जाटव, इनकी जो हत्याएं हुई है उसके अंदर पूरा तुष्टीकरण का मामला है। मुख्यमंत्री साहब को कई बातों पे बोलने का उनका रहता है कि इन बातों पे जरूर बोलना है। जैसे एक जिहादी ने दिल्ली के अंदर एक बेटी के 35 टुकड़े करे, अफजल श्रद्धा मर्डर केस आप जानते हैं। उसके अंदर राजस्थान के मुख्यमंत्री बोले कि अरे ये कोई वैसा बड़ा मामला नहीं है, ये तो आवेश में हो गया है। यहां पर ऐसे मामले पे राजस्थान के मुख्यमंत्री जरूर बोलेंगे ये तुष्टीकरण है, लेकिन जब वीरांगनाओं की बात आती है तो उनसे मिलने के लिए इनकार कर देते हैं। राजस्थान के पुलिस का इकबाल देखिए, वहां पर आज लॉ एंड ऑर्डर देखिए। महिला जज को कोर्ट के अंदर 20 लाख रुपए के ब्लैकमेल करा जाता है कोर्ट के अंदर। यह राजस्थान के लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है। और राजस्थान के गृह मंत्री कौन है? राजस्थान के मुख्यमंत्री। चाहे उदयपुर को कन्हैया का गला काटने की घटना हो, जोधपुर के हिंसा की बात हो, करौली का हो, बारां की हो, हर जगह तुष्टीकरण की राजनीति आपको दिखाई देगी। और लूट मचा रखी है राजस्थान के अंदर, अवैध माइनिंग हो रखी है। आपको पता है किस तरह से साधु संत को अपना आत्मदाह करना पड़ता है जमीन की रक्षा करने के लिए। अवैध माइनिंग हो रही है, लूट मची हुई है, पैसे पहुंचाए जा रहे हैं ऊपर तक पूरे देश के अंदर अपनी राजनीति चलाने के लिए। यह राजस्थान की हालत है कि महिलाओं के उनके जो केसेस हैं, आज राजस्थान में सबसे ज्यादा बलात्कार के केसेस हैं देश के अंदर, सबसे ज्यादा। लेकिन पानी पिलाने के लिए राजस्थान सबसे लास्ट पूरे देश के अंदर, जबकि 27,000 करोड़ रुपए राजस्थान सरकार को केंद्र सरकार दे चुकी है। लेकिन खर्च कितना हुआ? केवल 5,000 करोड़ रुपए। इनको चिंता इस बात की रहती है कि ठेका किसको मिल रहा है। यह है राजस्थान की सरकार। पेपर लीक हो रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, कानून व्यवस्था नहीं है, किसानों के साथ बदसलूकी हो रही है, एमएसपी पे बाजरा नहीं खरीदा जा रहा। हर तरह से राजस्थान के अंदर हालत गंभीर होती जा रही है। और अभी वीरांगनाओं से मिलने का जो मामला है उससे दिल को दुख होता है। ये एक तरफ हमारे सेनानी जो देश के लिए कुर्बान करने को तैयार होते हैं, लेकिन उनके परिवार को पालने के लिए आज कोई नहीं है। ये भरतपुर, मुख्यमंत्री जी भरतपुर पहुंच जाते हैं जल्दी से, जिनके ऊपर केस लगे हुए हैं कई सारे, उनके परिवार को पालने की घोषणा करते हैं, लेकिन वीरांगनाओं के परिवार को, बलिदानियों के परिवार को पालने के लिए वहां पर उनके पालन पोषण के लिए कोई घोषणा नहीं होती। ये इस तरह का जो राजस्थान के अंदर हालत है वह आपके माध्यम से हम देश तक पहुंचाना चाहते हैं। जो बार बार राहुल गांधी जी जो सेना का अपमान करते हैं, प्रश्न पूछते हैं, पूरी कांग्रेस पार्टी यही करती है, वही मानसिकता राजस्थान के अंदर नजर आ रही है।
हमारा आग्रह है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री जब हर किसी से मिलने को, जो भी उनका प्रशंसक होता है उससे मिलने को तैयार रहते हैं, तो वीरांगनाओं से भी मिलें और मिलकर उनसे बातचीत करें। और जो आपके राजस्थान के जो मंत्री हैं जिन्होंने बड़े बड़े वादे करे हैं, वो राजस्थान के मुख्यमंत्री की सलाह पर ही करे होंगे, उसको भी सुलझाइए और उन वीरांगनाओं की जो डिमांड है उसको पूरा करिए। धन्यवाद। संजय शर्मा, लोकमत। आपने अभी वीडियो देखा, वो वीडियो उस समय का है जब पुलवामा के बलिदानियों का शहीद रोहिताश लांबा का अंत्येष्टि हो रही है। उस समय इनके मंत्री जो मुख्यमंत्री द्वारा भेजे गए, उनका बयान आपके सामने है। ये हम नहीं कह रहे, ये वो कह रहे हैं जो उन्होंने वादे करे। उस समय जब सिंपैथी थी, जब चुनाव सर पे था, तो बड़े बड़े वादे क्यों करे जब उसको पूरा नहीं कर सकते थे? आज कानून क्यों समझा रहे हैं हमारे को? और अगर कानून समझाना ही है तो हमें क्यों समझा रहे हैं? परिवार को क्यों नहीं समझा रहे? इसके अंदर राजस्थान के बीजेपी या बीजेपी के जो लोग हैं वो इसमें क्या कर रहे हैं? हम तो वीरांगनाओं की बात सामने रख रहे हैं क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा हमारे लिए सर्वोपरि है। हमारे लिए वीआईपी परिवार शहीद परिवार है, बलिदानियों का परिवार हमारे लिए वीआईपी परिवार है। उनका पालन पोषण की जिम्मेदारी पूरे देश की है। लेकिन राजस्थान सरकार की तुष्टिकरण और उनके जो करतूते हैं वो आपके सामने। लखवीर सिंह शेखावत, निर्दलीय। अपना बल दिखाना चाहते हैं मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी। इनका बल किस पे चल रहा है आप खुद देखिए। देश के बलिदान परिवारों के छोटे बच्चे। तो इस वक्त हम सुन रहे थे राजधानी दिल्ली से भाजपा की प्रेस वार्ता। भाजपा के वरिष्ठ नेता राज्यवर्धन सिंह राठौर इस वक्त गहलोत सरकार पर यहाँ पर आरोप लगा रहे थे कि किस तरह से लगातार अशोक गहलोत जो हैं वो शहीदों का अपमान कर रहे हैं, वो वीरांगनाओं का अपमान कर रहे हैं। वो अपनी बात कहना चाहती हैं वीरांगनाएं, लेकिन मुख्यमंत्री उनसे मिलने को तैयार नहीं। और बार बार जो उनका शीर्ष नेतृत्व है वो भी सेना का और वीरांगनाओं का और शहीदों का अपमान करता है। जो कानून व्यवस्था है राजस्थान में वो इस वक्त बुरी तरह से चरमरा गई है और कांग्रेस जो है वो अपनी तुष्टीकरण की जो राजनीति से बिल्कुल भी बाज नहीं आ रही है। और यहाँ पर हम खबरों में आगे बढ़ेंगे। कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर नजर डाल देते हैं। नाइजीरिया के लागोस में गुरुवार को एक भीषण हादसा हो गया। देश के वाणिज्यिक केंद्र लागोस में एक ट्रेन ने एक सार्वजनिक बस को टक्कर मार दी। हादसा शहर के इकेजा एक्सिस में एक बस स्टॉप पर हुआ। 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 अन्य ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। हादसे में 74 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से कुछ की हालत गंभीर है। लागोस स्टेट इमरजेंसी रेस्क्यू एजेंसी ने कहा है कि बस चालक ने ट्रैफिक सिग्नल को तोड़ने की कोशिश की। लागोस स्टेट इमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी के सचिव ओलुफेमी ओके ओसा निंटोलू ने कहा है कि ये घटना बस चालक की लापरवाही से हुई है, उसकी लापरवाही वाली ड्राइविंग के कारण हुई है। और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने और सीधे इस वक्त रुख करेंगे हैदराबाद हाउस का राजधानी दिल्ली में।